हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि एनईपी के सेमेस्टर 1 का पेपर है। अगर तुम चैनल में नए हो तो मैं बता दें कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं। तो अगर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पे एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पढ़ रहे थे वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा। तो वो क्या क्या बनाता था? वो बनाता था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम पढ़े थे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश बुक का, जहां पे सारा पैसा आया और पैसा गया लिखा हुआ है। उसके बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके अंदर एक पीएल अकाउंट के जैसा होता है वो, और जहां पे सारा रेवेन्यू आइटम्स लिखा जाता है। रेवेन्यू का मतलब है जो रेकरिंग इन नेचर है, जो हर साल होगा, वैसे आइटम्स को बोलते हैं रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स। और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट, जो कि रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट पे। क्लियर? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल आइटम्स जो कि एनपीओ में रिसीव या पेमेंट हो सकता है। तो हम देखेंगे कि वो रेवेन्यू है या फिर कैपिटल, क्योंकि अगर वो रेवेन्यू होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और अगर वो कैपिटल होगा तो वो फिर बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने विल में लिखकर जाता है कि उसके मरने के बाद उसका प्रॉपर्टी किसी एनपीओ के नाम पे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं अपना विल बनाया, अपना वसीयत बनाया, और मैं उसमें लिखा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम पे जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो भटली के टेम्पल को चला जाएगा। ठीक है, भटली मंदिर को चला जाएगा, या कोई पर्टिकुलर मंदिर को मैं दान में दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे मरने के बाद अब मेरे सारा संपत्ति मंदिर का हो जाएगा। तो मंदिर क्या है? मंदिर भी एनपीओ है, मंदिर एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ। तो मंदिर को जो पैसा मिल रहा है, इसको बोलते हैं लीगेसी। राइट, तो लीगेसी क्या होता है? जो पैसा रिसीव हो रहा है, किसी पर्सन के विल में लिखा हुआ था कि उसके मरने के बाद उसका सारा संपत्ति एनपीओ का होगा। तो एनपीओ को ये लीगेसी का पैसा मिल रहा है। तो इनकम है, एनपीओ के लिए क्या है? लीगेसी, इनकम है, पैसा मिल रहा है। अब ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? तुम खुद सोचो, क्या रेगुलर बेसिस पे मिलेगा ये, या ऐसा कभी कभार होगा? तो सर लीगेसी का पैसा तो कभी कभार मिलेगा, तो इसीलिए लीगेसी क्या है? लीगेसी एक कैपिटल रिसीट है। और क्योंकि लीगेसी एक कैपिटल रिसीट है, इसीलिए ये बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कहां रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट पे। क्लियर है? ये देखना, इट इज द अमाउंट विच एनपीओ विल रिसीव। तो ये इनकम है। ठीक है, एज पर द विल, विल मतलब वसीयत, ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। एक मृत व्यक्ति के विल में लिखा हुआ था कि उसके मरने के बाद उसका प्रॉपर्टी एनपीओ का होगा। ठीक है, इट विल बी गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि पैसा आया होगा, तो पैसा तो आया होगा, लीगेसी का पैसा आया होगा एनपीओ में, तो रिसीट एंड पेमेंट में तो आ जाएगा रिसीट साइड में। ठीक है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड बीइंग एन आइटम ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। ये नॉन रेकरिंग है, ये बार बार नहीं होगा, ये कैपिटल रिसीट है, और इसको कहां दिखाएंगे? ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है? तो पैसा मिला होगा लीगेसी का, तो रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में आया होगा। अब वहां से कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। अगर रेवेन्यू रिसीट होता, रेकरिंग इन नेचर होता, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता, लेकिन ये तो कभी कभार होगा, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, इसीलिए ये कैपिटल रिसीट है, और ये बैलेंस शीट में आएगा ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डोनेशंस। डोनेशन मतलब जो दान मिलता है,
एक एनपीओ को, जैसे मंदिर में हम जाके दान देते हैं, तो दैट इज बेसिकली डोनेशन। ठीक है, देखना, डोनेशन आर द अमाउंट विच आर गिवन टू द एनपीओ एज गिफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। इट इज ऑल्सो गिवन ऑन द रिसीट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑब्वियस बात है, पैसा आ रहा है तो रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में रहेगा ये। ठीक है, अब डोनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशंस क्या होता है, जैसे आज मैं मंदिर गया और मैं मंदिर का जो दान पेटी होता है उसमें 100 रुपए चढ़ा दिया, या 500 रुपए चढ़ा दिया, या 50 रुपए चढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे डोनेशन को बोलते हैं जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब है जो डोनर है, जैसे कि मैं मंदिर, उस मंदिर को पैसा दिया हूं और कुछ कंडीशन नहीं रखा हूं, उस पैसे को मंदिर कोई भी काम के लिए यूज कर सकता है, मंदिर का मर्जी, मैं जो 100 रुपया डोनेशन दिया हूं उसको कोई भी काम के लिए यूज करेगा। ऐसे डोनेशन को बोलते हैं जनरल डोनेशन। ठीक है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, मैं मंदिर में 5 लाख रुपए दिया हूं और मैं डोनेशन देते समय ये कंडीशन रखा हूं कि मेरा जो पैसा है उसको यूज किया जाएगा मंदिर में एक धर्मशाला बनाने के लिए, या मंदिर का ये चीज का डेवलपमेंट करने के लिए मेरे 5 लाख रुपए को यूज किया जाएगा। तो ये जो डोनेशन है, अब इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो डोनेशन दो टाइप का होता है, एक जिसमें कोई कंडीशन नहीं है डोनर के तरफ से, वो हो गया जनरल डोनेशन, और दूसरा हो गया जहां पे डोनर एक कंडीशन रखा है कि उसको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, अभी जो जनरल डोनेशन है ये तो रेकरिंग इन नेचर है, मंदिर में रोज भक्त लोग आते हैं, रोज 100, 50, 200, 500 रुपए रोज चढ़ाते हैं, तो जनरल डोनेशन रेकरिंग इन नेचर है, वो तो आए दिन होता ही है, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो आए दिन नहीं होता, उसका अमाउंट बहुत बड़ा है और वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, वो बार बार नहीं होता है, हर समय नहीं होता, हर दिन नहीं होता है। तो जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो कैपिटल रिसीट है और वो लाइबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट के। क्लियर है, देखना, when the donor does not lay down any specific condition, जब डोनर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रखा है for using the amount of donation, then it is called as general donation. It can be treated either as an item of income or can be capitalized if the amount is big. छोटा मोटा अमाउंट है तो हम उसको कहां लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अमाउंट अगर बहुत बड़ा है डोनेशन का तो उसको फिर बैलेंस शीट पे लिखेंगे। ठीक है, if nothing is clear whether the amount is small or big, it can be treated in any manner, but a note should be appended regarding the treatment of such item. तो कई लोग इसको जो जनरल डोनेशन है, कई लोग इसको रेवेन्यू भी मानते हैं, कई लोग इसको कैपिटल भी मानते हैं, हम हमेशा इसको रेवेन्यू मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए हमेशा जो जनरल डोनेशन है जिसका कोई पर्टिकुलर पर्पस का डोनेशन नहीं है, ऐसे ही जनरल डोनेशन है विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक डोनेशन। इफ द डोनेशन इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, say for construction of a room or pavilion, then it is called a specific donation. It should be capitalized and will be shown on the liability side of the balance sheet. ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। क्लियर है ये, नेक्स्ट, सेल ऑफ एन एसेट। एसेट बेचना, तुम खुद सोचो, क्या एसेट बेचना हमारा रोज का काम है? नहीं सर, एसेट बेचना कहां से रोज का काम हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एसेट जब खरीदे थे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आज फर्नीचर खरीदते हैं, मशीनरीज खरीदते हैं, तो उसको पीएल में नहीं लिखते, उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एसेट को बेचेंगे तो जो पैसा आएगा वो भी कैपिटल रिसीट ही होगा। क्लियर है, बट एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा
उसको हम पीएल में लिखते थे। अगर तुम पीएल याद करोगे तो पीएल में आता था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सिमिलरली यहां पर भी जो प्रॉफिट या लॉस होगा एसेट के सेल करने पे, वो प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। जहां तुमको डाउट लगता है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा, तो हमेशा सोचना कि तुम इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बना रहे, तुम पीएल अकाउंट बना रहे हो। सोचो और दिमाग लगाओ कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट क्या पीएल में आएगा? यस, पीएल में आएगा वो। तो जब वो पीएल में आएगा तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा। क्लियर है? देखना, इफ एन एसेट इज सोल्ड द अमाउंट रियलाइज शुड बी कंपेयर विद इट्स बुक वैल्यू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी एसेट बिकेगा हमको पहले निकालना चाहिए प्रॉफिट या फिर लॉस। इफ प्रॉफिट इट विल बी शोन एज द क्रेडिट साइड एंड इफ लॉस इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में आएगा, और अगर लॉस होगा तो फिर वो जो है एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे, तो थोड़ा नोट हमको लिखना पड़ेगा हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या नोट लिखना है। ठीक है, देखना, दिस फी इज पेड बाय द मेंबर टू कवर द एडिशनल एक्सपेंस इनकर्ड व्हेन अ मेंबर जॉइंस। जब एक नया आदमी ज्वाइन करेगा तो स्टार्टिंग में वो जो पैसा देगा दैट इज एंट्रेंस फी। फिर हर साल भी पैसा देगा, हर साल एनपीओ का मेंबर बने रहने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में जो पैसा देगा वो है एंट्रेंस फी। और हर साल जो पैसा देगा वो आगे हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखना, accountants differ on the treatment of entrance fee. Some prefer to treat it as a capital expenditure as it is heavy and received once from the member, but others say that it should be treated as income as it is a regular source of income of such concern because of the regular entry of the members and credited to income and expenditure account. तो यहां तक तुमको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। ठीक है, मैं दोनों समझाता हूं तुमको। कुछ लोग बोलते हैं कि एंट्रेंस फी बैलेंस शीट पे आना चाहिए, ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि मेंबर लाइफ टाइम में एक ही बार देगा। जब वो मेंबर ज्वाइन करेगा तब वो एक बार एंट्रेंस फी देता है, उसके बाद तो एंट्रेंस फी और नहीं देगा। तो ये नॉन रिकरिंग है, लाइफ टाइम में मेंबर एक ही बार देगा, तो क्योंकि नॉन रिकरिंग है तो ये कैपिटल रिसीट होगा, और कैपिटल रिसीट होगा तो बैलेंस शीट में आना चाहिए। ठीक है, दूसरे लोगों का बोलना है कि नहीं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, क्योंकि एक एनपीओ के हिसाब से अगर हम सोचें तो रोज यहाँ पे मेंबर ज्वाइन करते हैं, हर दिन कितने लोग मेंबर ज्वाइन करते हैं, हर महीना कितने मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, तो हर महीना एंट्रेंस फी तो रिसीव होता ही है। तो एंट्रेंस फी एक एनपीओ के हिसाब से तो रेगुलरली रिसीव हो ही रहा है। आज मैं ज्वाइन किया, कल कोई ज्वाइन किया, परसों कोई और ज्वाइन किया, 2 दिन बाद कोई और ज्वाइन किया, तो सबसे तो एंट्रेंस फी लिया जा रहा है। तो एंट्रेंस फी रेगुलरली रिसीव हो रहा है एनपीओ को। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे कुछ लोगों का मानना है कि ये रेगुलर है, इसीलिए रेवेन्यू रिसीट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो सर हम क्या करें फिर? हम तो इन पे झगड़ा में नहीं पड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, हमेशा नोट लिख देंगे कि हम क्या इसको एज्यूम कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन बोलेगा कैपिटलाइज करो तो फिर तो कैपिटलाइज करना ही है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, खाली एंट्रेंस फी लिखा है और क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है कि उसका क्या करना है, बैलेंस शीट पे लेना है कि इनकम एक्सपेंडिचर पे लेना है, तो फिर हम अपने हिसाब से जो मन है एज्यूम कर सकते हैं, बट एक नोट जरूर लिख देना कि तुम क्या एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, देखना, however instruction in the question must be noted carefully. In the absence of any specific information, it should be treated as routine income. ठीक है, तो ज्यादातर लोग इसको क्या मानते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते हैं, बट हम सेफ साइड रहेंगे, हम एग्जाम में हमेशा नोट कर लिख देंगे कि हम इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो एंट्रेंस फी बेसिकली एक मेंबर जब नया ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते समय वो जो पैसा देता है दैट इज एंट्रेंस फी। तो एनपीओ के लिए इनकम है,
अब वो रेवेन्यू रिसीट भी मानते हैं कई लोग कैपिटल भी मानते हैं। क्वेश्चन में कैपिटल मानना रहता है तो ज्यादातर बता देता है कैपिटलाइज करो बोल के, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो एक नोट लिख देना और उसको रेवेन्यू मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी होता है कि हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा ना दे के कुछ मेंबर सोचेंगे कि नहीं भाई इतना रोज रोज हम पैसा नहीं दे सकते, हर साल हम पैसा नहीं दे सकते, तुम एक काम करो, एक अमाउंट यहां ले लो और हमको जिंदगी भर के लिए मेंबर बनाओ, ठीक है। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसको हमेशा क्या माना जाता है, इसको हमेशा कैपिटल रिसीट्स माना जाएगा, ठीक है। देखना, इट इज पेड वंस इन ल्यू ऑफ द एनुअल सब्सक्रिप्शन। हर साल ना देके एक बार में एनपीओ में स्टार्टिंग में ही सारा पैसा दे दिया, ठीक है। सो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड शुड बी शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो लाइफ मेंबरशिप फी का क्लियर है, वो कैपिटल रिसीट है और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे अपीयर करेगा, क्लियर। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ऑब्सोलीट आइटम्स। तो ये तो छोटा मोटा इनकम है, इसमें कोई खास बात है नहीं, पुराना न्यूज़पेपर बेच के या पुराना सामान बेच के पैसा आ रहा है और ये छोटा मोटा इनकम को हम सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखना, एनी अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ सच आइटम्स विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट का डेबिट में रहेगा ही क्योंकि कैश बुक है, कैश बुक में पैसा आया होगा तो रिसीट साइड में है, ठीक है। एंड शुड बी ट्रीटेड एज एन इनकम। तो इसको नॉर्मल इनकम मानेंगे हम लोग, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब, और इसको सीधा रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्लियर है। ये चैप्टर में यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज है जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और क्या चीज है जो बैलेंस शीट पे जाएगा, क्लियर है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई फंड बनाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन फंड, तो अब जो भी पैसा रिसीव होगा एनुअल फंक्शन का उसी फंड में ऐड करेंगे, जो भी खर्चा होगा एनुअल फंक्शन का उसी फंड से माइनस करेंगे, ठीक है। तो फंड बेस्ड मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ फंड बनाए गए, कुछ पैसा एक्युमुलेट किया गया है, तो जो भी रिसीव होगा उसी में ऐड होगा और जो भी पेमेंट होगा उसी से माइनस होगा, क्लियर है। देखना, जनरली एनपीओ कंसर्न एस्टैब्लिशेस फंड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड बनाता है, तो जो रिसीव होगा इस फंड से रिलेटेड इस फंड में प्लस होगा और जो खर्चा होगा इस फंड से रिलेटेड वो यहाँ पे माइनस होगा, जैसे कि बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, कोई भी प्रकार का फंड हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, any payment or expense incurred for the purpose of the fund are debited to it. Similarly, income earned on the investment of the fund are credited to it. Clear है। तो जो भी खर्चा होगा वो फंड से माइनस हो जाएगा और जो भी इनकम होगा, जो भी रिसीव होगा वो फंड में ऐड होगा, क्लियर है। तो ये हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा फंड बेस्ड, आगे चल के हम लॉन्ग क्वेश्चन में फंड बेस्ड का भी क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल आइटम्स इन एनपीओ। आज के क्लास में हम 7 आइटम्स के बारे में पढ़े, नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी जो स्पेशल आइटम्स है उसको कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें 2 वीडियो बन जाएगा, एक हो गया आज का 7 नंबर पॉइंट तक, नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।